ठीक है, हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है फ्रिक्शन। आपने लास्ट वीडियोस में फोर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब ये काइंड ऑफ उसी में होना चाहिए, लेकिन ये ज़रा अलग से पढ़ा दिया जाता है। इसमें और भी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, अजीब अजीब तरीके, बड़ी मज़े की बातें हैं इसमें। तो जो है इसको हम अलग चैप्टर के नाम से पढ़ा देते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ बातें जो है हमने फोर्स में बता दी हैं। मतलब बेसिक बातें सब हो गई हैं। अब उसी को यहाँ और रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ बड़ी नई नई तरीके की चीज़ें यहाँ हम देख लेते हैं। हमें आइडिया तो लग गया था कि फ्रिक्शन क्या होता था। ये बिल्कुल ऐसी जिनभूत जैसी कोई चीज़ होती है जो हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम चाहते हैं आगे बढ़ना, और ये हमें रोकना चाहती है। इसका मतलब जब भी फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन हम हमेशा पीछे की डायरेक्शन में लगेगी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हम वक्त एक फोर्स लगता रहता है। आप अगर पीछे की डायरेक्शन में जाएंगे तो आगे की डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा आपके, जहां भी आप जाना चाहेंगे। और रुक जाएंगे, जाना ही नहीं चाहेंगे तो लगेगा ही नहीं। इसका मतलब बिल्कुल बेस्ट पे पूछा जाता है कि फ्रिक्शन कितना है, तो भैया फ्रिक्शन 0 है। जब तक मूवमेंट नहीं होगा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। इतनी बातें सब आप जानते हैं। अब हम चलते हैं कुछ इसके डेफिनेशंस पे, क्या होता है फ्रिक्शन। आप इस फोटो में देखिए, ये फोटो जरा ब्लर है, लेकिन देखिए क्या है कि एक टेबल है यहाँ पे, और एक मोबाइल यहाँ से स्लाइड किया जा रहा है ना। तो ये बताइए, टेबल और मोबाइल के बीच जो है फ्रिक्शन कम होता है। आप उस पर अपना हाथ स्लिप करें तो जरा आपका हाथ रफ होता है, तो फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो जल्दी स्लिप नहीं करेगा। लेकिन टेबल पे बड़ी आसानी से, अगर वो टेढ़ी टेबल हो तो बड़ी आसानी से मोबाइल स्लाइड कर जाता है उससे। इसका मतलब टेबल और मोबाइल के बीच जो है फ्रिक्शन कम होता है। इसका मतलब ये है कि सरफेस पे भी डिपेंड करता है। किसी किसी सरफेस पे जो है फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जैसे एक हाथ का दूसरे हाथ से जो लेना देना होता है, यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है। टेबल मोबाइल का फ्रिक्शन कम है। वैसे शीशे की अगर टेबल हो बिल्कुल, उस पर मोबाइल और जल्दी स्लिप करेगा। तो वैसे अगर रबड़ की टेबल हो उसमें मोबाइल जल्दी स्लिप करेगा नहीं। इसीलिए आपके जूते की जो सोल होती है वो रबड़ की होती है। अंदाजा लगाएं कि आपके सोल जो है शीशे की बना दिया जाए या लोहे की बना दिया जाए, तो आप बिल्कुल लोहे की चिकना, ये नहीं कि वो कांटेदार हो जो पकड़ ले, ग्रिप वाली नहीं, बिल्कुल चिकना अगर हो तो ऐसी ज़मीनों पे बहुत जल्दी जल्दी स्लिप करेगी, बल्कि कंक्रीट जैसी ज़मीनों पे बहुत जल्दी जल्दी स्लिप करेगी। तो इसीलिए टायर्स जितने होते हैं आपके जूते सब रबड़ के बनाए जाते हैं। ऐसा देखा गया कि रबड़ की चीज़ें जो हैं किसी भी सरफेस पे ग्रिप बनाती हैं, उसे पकड़ के रखती हैं, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो अब देख लेते हैं, आपने ये देख लिया GIF। अब आप जो है ये देखिए कि क्या लिखा है। लिखा ये है कि फ्रिक्शन इज एन फोर्स दैट अपोजेस। ये पूरा का पूरा खेल इसी लाइन पे है कि ऐसा फोर्स है जो अपोज करेगा मूवमेंट को बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। ये जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तभी फ्रिक्शन लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं इस पेन को छोड़ दूं जो है और ग्रेविटी खींच रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, नहीं। जब तक दो चीजें टच नहीं करेंगी तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। जब तक टच करेंगी, एक दूसरे के सरफेस पे रब होंगी, एक दूसरे के सरफेस पे मूव होंगी, तब फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो सबसे पहले वो डिपेंड किस पे करेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, वो सबसे पहले डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसके टाइप पे, सरफेस ऑफ कांटेक्ट या सरफेस इन कांटेक्ट, जो सरफेस कांटेक्ट में होता है उसके टाइप पे। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है कि टाइप पे करेगा लेकिन एरिया पे नहीं करता है। एरिया ये नहीं देखेंगे कि ज्यादा दूर पे है तो ज्यादा करेगा, कम दूर पे है तो कम करेगा। टाइप पे करेगा, सिर्फ उसके एरिया पे नहीं करेगा। ज्यादा दूर लगे या कम दूर लगे उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, एक तो टाइप ऑफ सरफेस पे और दूसरा वो कितना भारी है। अब ये क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये फोन है, यहाँ से स्लाइड कर रहा है, ये ऐसा बता देते हैं कि ये स्लाइड कर रहा है, इधर को नीचे को कर रहा है, और ये भारी है जरा। ये कितना का फोन होगा आपका, 100 ग्राम का होगा। 100 ग्राम का फोन है, ये स्लाइड कर रहा है, और इसका जो है नेचर, मान लीजिए नेचर को दिखाते हैं म्यू से। एक म्यू ऐसा ग्रीक वर्ड है, आप इन सब चक्करों में मत पढ़िए, सिर्फ यूं समझिए कि नेचर को हमने म्यू लिख दिया है। तो म्यू इस सरफेस का नेचर हो गया, इस पे करेगा, और ये इसका मास है, इस पे करेगा।
अगर म्यू बदल दिया जाए यहाँ पे, अगर म्यू इसके जगह पे अगर यहाँ रबड़ लगा देता, एक रबड़ की लेयर, तो वहां के म्यू दूसरी हो जाती, तो वो फ्रिक्शन उसकी तरफ बढ़ जाती, तो जल्दी स्लाइड नहीं करता, फ्रिक्शन जो है वहां पे ज्यादा हो जाती, मतलब स्लाइड नहीं करता मतलब रोकती फ्रिक्शन, तभी तो फ्रिक्शन ज्यादा हुई। और दूसरे फ्रिक्शन बढ़ा कैसे सकते हैं, वेट बढ़ा के। अगर कोई ये भारी चीज हो मोबाइल की जगह पे तो स्लिप जल्दी नहीं करेगी, भारी चीज की जगह पे मतलब जो है यहाँ पे कोई लोहे की कोई मोटी सी चीज ला के रख दूं तो स्लिप नहीं करेगी, तो इसका मतलब वेट बढ़ता है तो फ्रिक्शन बढ़ता है, और ये जो है इसकी सरफेस की नेचर बढ़ता है तो फ्रिक्शन वेरी करता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, पहली बात, नेचर ऑफ सरफेस, और सरफेस माने सरफेस ऑफ कांटेक्ट, जो कांटेक्ट में सरफेस है, और दूसरा बात वेट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी ऊपर स्लाइड कर रही है उसकी वेट बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। दोनों ऐसे होते हैं कि ये सरफेस जो है, अच्छा इस पे कैसे वेरी करता है नेचर ऑफ द सरफेस पे, कि ज्यादा रफ होगा, रफ अगर ज्यादा होगा, रफ अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन मोर, जितना रफनेस उतना ही फ्रिक्शन। वैसे ही ठीक वैसे ही जितना मास या जितना वेट, मास जितना उतना ही फ्रिक्शन, ठीक है। जितना ही रफ कर देंगे सरफेस को उतना ही फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जितना मास और बढ़ा देंगे उतना ही बढ़ जाएगा। दोनों में मास बढ़ाएं या म्यू बढ़ाएं, मतलब सरफेस का नेचर और रफ करें, दोनों में फ्रिक्शन बढ़ेगा। आगे क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज यूजुअली लार्जर देन द रफ, यही कह रहा है यूजुअली लार्जर ऑन रफ सरफेस से लार्ज होगा, एंड स्मॉलर ऑन स्मूथ सरफेस, स्मूथ मतलब चिकना अगर सरफेस होगा तो वहां पे फ्रिक्शन कम होगा। तो ये सब बातें आपको याद करने की हैं, और याद क्या, ये समझने की बात है, या आप आम जीवन में ऐसे नई बात तो कोई है नहीं जो चांद पर होता हो, आपके साथ होता है यहीं जमीन पर, तो इसे जो है आप महसूस करिए कि हाँ भाई, देखते रहिए, कहीं कहीं हाथ फिसला के कि आपकी डेस्क पे कितनी है फ्रिक्शन, और उसी पे तेल लगा के स्लिप करके देखें, अरे ये तो बहुत तेज हो गई, इसका मतलब स्मूथ सरफेस हो गया, तो स्मूथ पे कम है फ्रिक्शन। और जरा उसे दबा के हाथ को जरा जोर से स्लाइड करने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे एक बार स्लाइड करिए, तो देखेंगे जब दबाएंगे तो जरा मुश्किल से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, और हल्के हल्के अगर आगे ले जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कम है, इसका मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो मास की बात भी आ गई, जितना ज्यादा आप बोझ डालेंगे उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो आपका हाथ मुश्किल से आगे बढ़ेगा। कम अगर दबाव लगाएंगे, कम मास लगाएंगे, कम वेट लगाएंगे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन उस वक्त जो है कम हो रहा होगा, तो आपका हाथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की बात समझ में आ गई कि दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमने डेफिनेशन देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए ये दो बेचारे हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। देखिए क्या लग रहा है कि ये चालाक होगा और ये अक्लमंद नहीं होगा, या ये ज्यादा मजबूत होगा, तो नहीं, दोनों मजबूत नहीं लग रहे हैं, देखने में तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल तेज से दौड़ा रहा है और उनसे चल ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे जो है इनका सरफेस जो है जरा रफ होगा, ये मूव करा ही नहीं पा रहे हैं, है ना, और ये इनका सरफेस बहुत चिकना है, ये दौड़ा दे रहे हैं, इनका सरफेस सही है। क्या कह रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इट एक्सर्ट। अच्छा, अब दूसरे एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि ये बहुत भारी होगा, कोई पत्थर जैसा होगा, कोई मान लीजिए पत्थर, ये जो है पत्थर होगा, ये मान लीजिए ये पत्थर है, बिल्कुल, है ना, ये पत्थर है, और ये क्या है, ये कोई हल्की सी कोई चीज है, लेसर वेट है ना, लेसर वेट की कोई चीज है, इसको दौड़ा ले रहे हैं बहुत अच्छे से, और ये दौड़ ही नहीं पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप कहीं लगा तो रहे हैं फोर्स, लेकिन बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, उस केस में क्या होगा, और जो है अगर आप मूव कर गई उस केस में क्या होगा, ठीक है, जैसे आप दीवार पे लगा रहे हैं, पूरी अपनी ताकत लगा दी है, दीवार मूव ही नहीं हो रहा है, जैसे ये बंदा जो है बिल्कुल परेशान है, पत्थर पे फोर्स लगा के
उस केस में फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा। कौन सी चीज उसे रोक रही है आगे बढ़ने से? वो फ्रिक्शन ही है जो रोक रही है उसे आगे बढ़ने से, पत्थर को। उसका अपने भार की वजह से जो फ्रिक्शन है वो उसे रोक रही है। तो उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे, और चलते में जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? तो दोनों का अलग अलग नाम है। जब रुकी हुई है बॉडी, आगे नहीं बढ़ रही है, आप लाख कोशिश कर लें, ट्रक पे हजारों जो है आप धक्का लगाते रहें, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? फ्रिक्शन की वजह से। इमेजिन करिए फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो आप जो है पल्ला उस ट्रक को आगे दबा के ले जाते, लेकिन फ्रिक्शन कमबख्त की वजह से आप ट्रक को धक्का देके आगे नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी चीज को स्टेबल रखने में। क्या कितना खराब बात होती है, आप जो है अपनी गाड़ी पार्क कर दिए और कोई आया धक्का देके ले गया, है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे दबा दबा के ले गया। फ्रिक्शन की वजह से वो अपनी जगह पे टिकी हुई है। या दीवार आपने खड़ा कर दी, पता चला ऊपर भी फ्रिक्शन नहीं है, नीचे भी फ्रिक्शन नहीं है, किसी दिन आप ही ने हाथ मार दिया, कहीं दूर चला गया दीवार। तो ये सब जो है होल्ड किया हुआ है एक दूसरे की फ्रिक्शन की वजह से, ये ग्रिप बनी हुई है। तो ये सारे फायदे हैं फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन के दो तरीके हो गए। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, अंग्रेजी में स्टैटिक का नाम होता है रुकी हुई कोई चीज को बोलते हैं, स्टैटिक कंडीशन में है वो रुकी हुई चीज। जो मूव करती है उसे कहते हैं डायनामिक। बोलते भी है कि ये बंदा बहुत डायनामिक है, मतलब इधर उधर जाता फिरता है, काम वाम करता है, तो डायनामिक है। तो ये जो फ्रिक्शन का टाइप है स्टैटिक। जब कोई बॉडी रुकी हुई हो और तब फ्रिक्शन एग्जर्ट हो तो उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ी मजेदार है, वो वेरिएबल है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन का। यही एग्जांपल ले लीजिए। ये इसको धक्का दे रहा है, मान लीजिए पहले इसने 10 न्यूटन से धक्का दिया, ठीक है, 10 न्यूटन से धक्का दिया, दे नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन यहाँ जो है पीछे की तरफ 10 न्यूटन का यहाँ पे डेवलप हो गया होगा और इसे रोक लिया होगा, है ना। जितना फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन पीछे लग गया और इस बॉडी वहीं रुकी रही, आगे बढ़ी ही नहीं। जितना उसने फोर्स लगाया, मान लीजिए 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, उतनी फोर्स फ्रिक्शन ने पीछे की तरफ लगा दिया, रुक गया। लेकिन जो है इसकी एक लिमिट है कोई, मतलब एक पत्थर जो है आपसे धक्का नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 4-5 लगा देंगे तो धक्का दे सकते हैं ना। इसका मतलब उसकी एक लिमिट है। मान लीजिए वो लिमिट ये है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन तक जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक ये पत्थर अपनी जगह से आगे बढ़ेगी नहीं। इसकी लिमिट मान लीजिए कितनी है, 100 न्यूटन। उतनी अगर लगा दें आप तो पत्थर आगे बढ़ेगी, उससे कम लगाएंगे तो पत्थर नहीं बढ़ेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन इससे पहले पहले तक का होता है, जब तक पत्थर आगे ना बढ़े उससे पहले पहले तक का स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये वैरी करता रहता है। यहाँ लिख देते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन वैरीज अप टिल, कब तक, लिमिटिंग, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब तक वो लिमिटिंग ना आ जाए, लिमिट कोई ना आ जाए जिस लिमिट पे वो मूव करने लगे, उससे पहले पहले तक वो फ्रिक्शन जो है वैरी करती रहती है। क्या मतलब है इस बात का? जैसे आपने 10 लगाया उस पत्थर पे तो 10 फ्रिक्शन डेवलप हुआ पीछे की तरफ और उसने रोक लिया, आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों फोर्स कैंसिल होकर रुक गया। आपने और मजबूती दिखाई अपनी, और जो है अब की बार आपने 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो क्या हुआ, इस पत्थर ने 20 न्यूटन फोर्स डेवलप कर लिया पीछे की तरफ। बड़ी मजेदार बात है। आपने अगर 30 न्यूटन फोर्स लगाया और मजबूती दिखा दी, किसी और को बुला लिया, भाई इधर आओ, तुम भी लगाओ, हम भी लगाते हैं। पता चला आपने 30 न्यूटन फोर्स लगाया तो उस पत्थर ने 30 न्यूटन फोर्स पीछे की तरफ डेवलप कर लिया। अच्छा, वो बहुत है चालाक। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 30 लगाया और इधर को 40 डेवलप कर लिया, ऐसा नहीं होता है। सोचिए कितना मजा आता अगर वो 30 लगा रहे हैं और वो 40 लगा दे, तो दुनिया का निजाम जो है दरहम बरहम हो जाता। ऐसा नहीं होता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि इक्वल एक्शन का जो है उतना ही रिएक्शन होता है। जितना फोर्स आप लगाएंगे ये उतना ही फ्रिक्शन डेवलप करेगा। और पता है अगर ऐसा हो जाता, ज्यादा हो जाता तो क्या होता? आप 20 लगा रहे हैं और पता चला ये गुस्से में 40 पीछे को लगा दे, तो इसका मतलब है कि इधर फोर्स ज्यादा इधर कम है, पत्थर पीछे की तरफ बढ़ने लगती। ऐसा कभी होता है कि पत्थर को आपने हल्का धक्का दिया और पत्थर पीछे की तरफ जो है आपको ठोक ठाक के चली गई पीछे की तरफ? ऐसा नहीं होता है। शुक्र है, जितना फोर्स आप लगाते हैं उतने ही वो पीछे की तरफ लगा के वो सिर्फ अपनी रोकती है, रिटेलिएट करती है, आगे नहीं बढ़ना चाहती है। तो जितना आप लगाएंगे
खुद को रोकने के लिए उतनी ही फोर्स को डेवलप करेगी। अब किसी दिन अगर ज्यादा कर ली तो आपके पैर वैर सब तोड़ के पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, पता चला कि पत्थर तोड़ना भागना शुरू कर दी पीछे की तरफ। तो जितना फोर्स आप आगे की तरफ लगाएंगे उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी। कब तक? ये हमेशा नहीं लगाएगी उतना, जब तक इसकी अपनी लिमिट खत्म ना हो जाए। अपनी लिमिट मान लीजिए 100 है, 100 तक तो ये इतनी लगाती रहेगी, लेकिन जैसे ही जिस दिन भी आपने 110 लगा दिया, 110 लगा दिया, तो अब कहेगी भैया हमारे तक जो है 100 ही लगा सकते हैं हम, इतनी ही हमारी औकात है। अब यहाँ पे हो जाएगा अनबैलेंस। पहले क्या होता था, बॉडी मूव नहीं करती थी, जितना आप लगाते थे उतनी वो लगा के रोक लेती थी। अब ये हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। आप खुद देखिएगा 110 आगे की तरफ लगा हुआ है और इसकी औकात चूंकि 100 तक ही है तो 100 पीछे को लगा हुआ है। अब क्या होगा, पत्थर धीरे धीरे 10 न्यूटन से आगे मूव करना शुरू कर देगी। 110 आगे है, 100 पीछे है, 100 तो कैंसिल कर दिया, 100 को 10 बचा आगे की तरफ। उस 10 से पत्थर जो है हल्की हल्की आगे बढ़ने लगेगी। अगर आप और फोर्स लगा के 210 कर दिए तो इसका मतलब 110 से आगे पत्थर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बात सब आप जान गए कि स्टैटिक का मतलब ये होता है कि वो एक वेरी करता रहता है। कब तक? लिमिटिंग तक। लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाता है। आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहा? इट इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। इसके बाद का जो फ्रिक्शन होगा, इसके बाद का जो भी फ्रिक्शन है, अब तो ये 100 कांस्टेंट हो गया ना, आप कितना भी लगाते रहिए उतना बढ़ेगा, लेकिन ये 100 हमेशा बरकरार रहेगा। 100 न्यूटन का जो फोर्स है ये कांस्टेंट हो गया, उस फोर्स को कहेंगे डायनामिक। जब बॉडी मूव करने लगे उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे कहेंगे डायनामिक। और लिमिटिंग का कौन होता है? स्टैटिक और डायनामिक के बीच जहां जितनी औकात थी उसकी 100, जैसे इस एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल वो लिमिटिंग है। तो आप ये समझ लीजिए, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है आपसे कि बताइए क्या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वेरी कर सकती है? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी कर सकती है। आप जितना लगाएंगे, अगर उसकी लिमिट से कम लगाते हैं तो उतना ही फ्रिक्शन वो रहेगी। 10 लगाएं तो 10 ही देगी, 20 लगाएं तो 20 देगी। लेकिन अगर उसकी लिमिट को पार कर गए, लिमिट को पार करने का मतलब ये है कि बॉडी मूव करने लगी, तो अब वो हो गई, उसी का नाम कह देते हैं कि अब ये डायनामिक फ्रिक्शन है। और डायनामिक फ्रिक्शन क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो अब इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। ये सारी बातें स्टैटिक के बारे में थी कि स्टैटिक जो है वेरी करेगी लिमिटिंग तक, और लिमिटिंग के बाद जो है डायनामिक फ्रिक्शन हो जाएगी। और इस फोटो को फिर से देख लीजिए, है ना, ये जल्दी जल्दी दौड़ा रहा है, उसे जा नहीं पा रहा है। तो ये डायनामिक फ्रिक्शन इसमें हो रहा होगा और इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे गौर करिए, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ये डायनामिक फ्रिक्शन का ही एक पार्ट है। अब डायनामिक फ्रिक्शन जब मूव करेंगे तो 2 तरीके से चीजें मूव करेंगी, या तो स्लाइड होंगी या रोल होंगी। पिछले स्लाइड में क्या होता था, ये रोल हो रहा है। ये डायनामिक है। डायनामिक हमने कहा कि डायनामिक जो है 2 तरीके की डायनामिक होती है, मतलब चीजें जो हैं 2 तरह से आगे बढ़ती हैं। एक लुढ़क के आगे बढ़ती है गोल गोल घूम के, और एक जो है स्लाइड करके आगे बढ़ती है। अच्छा, जो गोल गोल घूमती है वो बड़े मजे की होती हैं। उसके सारे पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, कुछ पार्टिकल्स आगे की तरफ होते हैं, कुछ पार्टिकल पीछे की तरफ होते हैं। हम अभी बताते हैं, हम ऐसा करते हैं, डायनामिक को जो है, डायनामिक को 2 पार्ट में हम लिख देते हैं, एक रोलिंग और एक जो है स्लाइडिंग कह देते हैं। ठीक है, स्लाइड करने का मतलब जो है हम आगे दिखाएंगे अगले उस पे पीपीटी पे। अभी जो है ये रोलिंग देख लीजिए आप, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये रोलिंग है। रोल करने का मतलब चक्के की तरह नाच रहा हो उसे रोलिंग कहेंगे। इसमें देखिए, और अगले पे देख लीजिए आप स्लाइडिंग, ये स्लाइड है। इसके देखिए कितने जितने पार्टिकल्स हैं सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा ऐसे स्लाइड कर रहा है ना। तो ये जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। ये स्लाइड करने का ये मतलब होता है कि एक के ऊपर एक जाना। अच्छा, इसमें क्या बात लिखी हुई है, इसमें ये बात लिखी हुई है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में
कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो देखिए अगर फ्रिक्शन कम है तो जैसे ही सामान रखा उसने वैसे ही धाए से नीचे स्लाइड करके आ गया। इसमें फ्रिक्शन कुछ है, जैसे 0.5 लिखा हुआ है ना, ऐसे कुछ ना कुछ अगर फ्रिक्शन है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो आपकी क्या बात समझ में आई कि जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां धीरे धीरे स्लाइड करेगा, और जहां बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा वहां जल्दी से स्लाइड करके नीचे चला आएगा। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल था। और ये जो है ये है रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल। इसमें देखिए सारी चीजें रोल हो रही हैं, ऐसे देखिए घूम रही है ना, ऐसे देखिए बॉल की तरह ऐसे ऐसे घूम के आ रही हैं, है ना, तो इसे कहते हैं रोलिंग। ये सब रोल कर रही है, ये स्लाइड कर रहा है, इसमें ये जो इधर वाला पार्ट है ये स्लाइड कर रहा है। यहाँ सारी चीजें लिखा हुआ है कि ये स्फेरिकल शेल है, ये सॉलिड स्फीयर है, सिलेंड्रिकल है। आप अगले क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में, 8th क्लास 12th में, तो आपको जो है यहाँ सबका अलग अलग फॉर्मूला मिलेगा और फिर अलग अलग सवाल सोल्व करना पड़ेगा। आप अभी बस यहाँ पे रोलिंग और स्लाइडिंग से ही काम चला लीजिए कि ये कब एग्जिस्ट करता है रोलिंग फ्रिक्शन, जब ये जो रोल कर रहा होता है बॉडी, स्लाइड नहीं कर रहा होता है। आगे देखिए कि अब एयर फ्रिक्शन की बात चलती है। हाँ, बड़ी मजेदार चीज है, देख लीजिए ध्यान से। क्या है कि इसमें जो है वैक्यूम में जब एयर नहीं है तो दोनों चीजें साथ में गिरती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। छत से अगर एक पत्थर गिराएं और एक कागज या पर गिराएं तो क्या होता है, पत्थर पहले गिर जाता है और जो है ये कागज देर से गिरता है। तो हमारा परसेप्शन ये बना हुआ है कि जमीन जो है पत्थर को जल्दी खींच लेती है और कागज को देर से खींचती है, लेकिन ये परसेप्शन गलत है। जमीन भेदभाव नहीं करती, वो पत्थर को और कागज को दोनों को सेम स्पीड से खींचती है, सेम एक्सीलरेशन से खींचती है, और उसी एक्सीलरेशन का नाम है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो हम ग्रेविटी में पढ़ेंगे। तो ये बड़े मजे की बात है कि दोनों को जो है सेम एक्सीलरेशन से खींचेगी, और एक पत्थर और एक कागज या पेपर या रुई हल्की सी कोई भी चीज दोनों जो है साथ साथ गिरेगा। तो ये काम पॉसिबल कहाँ है, वैक्यूम में। ये किसी साइंटिस्ट ने जो है पीसा के मीनार से वो गिरा के देखा था एक बार, पत्थर और वो एक पर जो है चिड़िया का, और उसने ये पाया था कि दोनों साथ साथ गिर रहे हैं। अगर अच्छा ये देर से क्यों गिर रहा है, लैग हो रहा है, ये हवा पे देख नहीं, आपको लग नहीं रहा बिल्कुल ये हवा में ऐसे उड़ उड़ के आप कागज गिराएंगे तो पहले छत से ऐसे आता है फिर ऐसे आता है, हवा से ओल ओल के जिसे बोलते हैं, बिल्कुल रुक रुक के जो है जमीन पे पहुंचती है। अगर हवा ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, तो दोनों साथ साथ में गिर जाएंगे। अच्छा इसको क्या कहें फिर, हवा क्या कर रही है, रोक रही है ना, इसमें फ्रिक्शन लगा रही है। वो गिरना चाह रहा है पेपर नीचे, लेकिन हवा जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, तो यही तो है फ्रिक्शन। इसे ड्रैग भी बोलते हैं, DRAG, ड्रैग भी बोलते हैं, एयर ड्रैग भी बोलते हैं, एयर ड्रैग बोलते हैं इसे, एयर ड्रैग, या इसे यही है फ्रिक्शन है। इसे फ्रिक्शन को जो है हवा के केस में एयर ड्रैग बना देते हैं। तो ये एयर फ्रिक्शन क्या है कि जब एयर मूव्स अराउंड एन ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट मूव करे हवा के अराउंड, ये हवा मूव करे ऑब्जेक्ट के अराउंड, मतलब दोनों में कोई मोशन हो रिस्पेक्टिव, तो क्या होता है, एयर ड्रैग लगता है। अच्छा क्या इसे कंसीडर करते हैं हम अपनी मोशन में? हाँ करते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एयर ड्रैग का। एयर ड्रैग के अच्छा ये बताइए कि आपने देखा होगा हमेशा जो है चिड़ियों की जो शक्लें होती हैं वो ऐसी होती हैं, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन, इसे शक्ल कहते हैं, स्ट्रीम लाइन शक्ल की होती है। बहुत बढ़िया, हमारा वो नहीं है तो ऐसे देख लीजिए, ऐसे होती हैं चिड़िया, है ना, ऐसे पर निकला होता है, ये आंख चोच बना देता हूँ। आप देखेंगे उनका जो है ऐसे सुईलार होता है आगे की तरफ से, जो पतला सा, और फिर जो है ऐसे होता है, ये बिल्कुल डब्बा नहीं होता है। ऐसा आपने कभी चिड़िया नहीं हो देखा होगा कि बिल्कुल जो है ऐसा हो डब्बा की तरह आगे से चारों तरफ, तो डब्बा की तरह चिड़िया नहीं होता है, वो आगे से पतला होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए कुदरत ने बनाया है, नेचर ने उसे ऐसे जो है बढ़िया बना देता हूँ, ऐसे इसलिए बनाया है उसने कि इधर का जो हवा आए आगे चले तो हवा इसे रोकना चाहेगी, तो हवा जो है ऐसे चले जाए, यहाँ से हवा जो है ऐसे चले जाए, है ना, और ये जो है आसानी से उड़ सके, इसे आसानी हो उड़ने में, इसीलिए ड्रैग कम लगे, एयर ड्रैग कम लगे या फ्रिक्शन कम लगे। इसीलिए ये काम हम अपनी कारों के साथ भी करते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि जितनी ज़्यादा तेज़ कार चलाने वाली हो, जितनी अच्छी कारें हो वो ऐसी बनी रहती हैं बिल्कुल, है ना, जितनी मॉडर्न कार हैं वो आगे से ज़रा पतली बनी रहती है, बिल्कुल स्टाइलिश कार ऐसे होती है,
अब ट्रक तो बिल्कुल डब्बा होता है, ट्रक को उतना तेज चलाना भी नहीं होता है, इसीलिए ट्रक जो है डब्बा की तरह होता है। लेकिन जितने अच्छे अच्छे कार्स होते हैं वो सब आगे से, इसलिए कि यहाँ से हवा आए और इधर को चला जाए और इधर का इधर चला जाए। प्लेन का भी यही सीन है। या बिल्कुल हाई स्पीड ट्रेनें जो होती हैं, आपने देखा होगा उधर कहीं उसमें होती है ट्रेनें ऐसे, यहाँ तो नहीं इंडिया में, लेकिन जैसे दूसरी अच्छी जगहों पे जापान उपान में ट्रेनें देखी आगे से ऐसी बनी रहती हैं कि हवा आए और इस तरह से चला जाए। इसको एयर ड्रैग मिनिमाइज करने के लिए इस तरह का बनाते हैं कि उस पर एयर का फ्रिक्शन कम लगे। इसी तरह जो है आप रॉकेट देखते होंगे, रॉकेट को भी आगे से ऐसे वो करते हैं पतला, है ना, ताकि इस तरह जो है एयर ड्रैग यहाँ पे कम लगे। और रॉकेट पे बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसे बहुत इतना ज़्यादा होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बढ़िया चदरे का बढ़िया मटेरियल का नहीं बनाया है रॉकेट, तो आपकी रॉकेट जल जाती है रास्ते में ही। पता चला कि एयर अच्छा ड्रैग क्या करता है, कोई फ्रिक्शन गर्मी पैदा करता है। आप अपनी हाथ ही गर्म करके देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा लगेगा फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है। मशीन गर्म क्यों हो जाता है कि एक पहिया जो है दूसरे के पहिया घूम रहा है और उस घूमने की वजह से वहाँ गर्मी पैदा होती है। तो जहाँ भी फ्रिक्शन होगा वहाँ गर्मी पैदा होगी, और गर्मी कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आग लग जाती है। तो रॉकेट कई सारे एयर ड्रैग की वजह से जल जाते हैं। तो आप इसे हल्के में मत लीजिए, ये नहीं कहिए कि हवा क्या ही लगा पाएगा फ्रिक्शन, हवा भी फ्रिक्शन लगाता है।